Hello class 8. Today we are going to read chapter 7 nervous system in humans, which is the last chapter in your first term examination. So let's begin. In the previous classes we have learned about different organ systems of the human body and the functions performed by each of them. All the major organs of your body depend on each other to perform a function. Hence, the activities that occur inside our body require a proper coordination between these organs. For example, when you have food, your nose smells the food, your eyes help to locate the food, your hands bring the food to the mouth, the jaw muscles and the teeth chew and masticate the food, and the saliva lubricates and initiates the process of digestion. All these activities occur in a coordinated manner. The organ system that brings about coordination and integration of different body activities is called the nervous system. It is a complex network of nerves that carry messages to and from the brain and spinal cord to various parts of the body. Most responses of the body to the outside world and the functioning of various systems are controlled by the nervous system. In class 7, you have learned about the main parts of the nervous system, namely the brain, spinal cord, and nerves. In this chapter, you will learn about the nervous system in human beings in detail. तो कोई भी काम अगर किया जाए तो उस काम को एक से अधिक ऑर्गन शरीर के हेल्प करते हैं उस काम को पूरा करने में, और एक से अधिक ऑर्गन किसी भी काम को जब करता है तो उस काम को करने में सब अपने अपने हिसाब से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और हेल्प करते हैं उस काम को पूरा करने में. बुक में जैसे एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे देखते हैं कि भोजन आपके सामने है, आपकी नाक उसे सूंघने में मदद करती है, हाथ उस खाने को मुंह तक लेकर आता है, इसके बाद आपके जॉ और टिथ उसे हेल्प करते हैं चबाने और उसमें सलाइवा को मिक्स करने में, इसके बाद वो मुंह से उसे फूड पाइप तक उसे पहुंचाया जाता है. तो ये जो पर्टिकुलर काम है खाने को सामने आने तक और उसे चबाने तक, इसके बीच में जितने भी तरह के जो ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ होता है. इसी तरह से जब आप अगर खेल रहे हैं, सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल जब आप खेल रहे हैं तो बॉल आप तक आ रही है उसे आप देखते हैं, फिर अंदाज करके बॉल को आप अपने पैरों में उसे लेते हैं, फिर बॉल को लेने के बाद अपने पैर को आप इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि वो बॉल आप तक ही रहे, और फिर उसे आप लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरे खिलाड़ी को पास देते हैं. तो इस बीच में आपका बॉडी, आपके लेग्स, आईज, ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है जैसे कि आप उस पर्टिकुलर काम को सही से कर सके. ये किसी भी केस में अप्लाई होता है. जैसे आप कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो सर या मैडम जो भी बोर्ड में लिखा रहे हैं उसको आप देखते हैं, उसको आप इंटरप्रीट करते हैं, उसे आप इंटरप्रीट करके अपने हाथों में पेंसिल या पेन लेकर फिर कॉपी में लिखते हैं. तो यहाँ पर आईज, इसके बाद आपके मसल्स, हाथ के मसल्स और जितने भी तरह के सेंस ऑर्गन्स, ये हेल्प कर रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने और लिखने में. तो कोई भी काम जब हो रहा है तो वो काम कुछ ऑर्गन्स के मदद से होता है, और वो ऑर्गन जो है उस काम को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ करता है. इसी को कोऑर्डिनेशन या डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन कहा जा सकता है. तो डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करे और किसी भी बॉडी एक्टिविटी को परफॉर्म करे, तो इस चीज़ को देखने के लिए जो ह्यूमन बॉडी में सिस्टम बनाया गया वो सिस्टम है
नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो असल में नेटवर्क है एक नर्व का, जो मैसेजेस को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है। फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कन्वे होता है। ये पूरा चीज़ नर्वस सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है, जिससे कि आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंट्रोल वे में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चले और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करे। अगर बॉडी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखेगा, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो कोई भी वर्क जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगी। जैसा कि 7 में आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से बना है नर्वस सिस्टम। अब हम लोग क्लास 8 में इस नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नर्व सेल या न्यूरॉन क्या चीज़ है। जैसा कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है, जहाँ पर कोई भी वर्क परफॉर्म होता है, वो सेल है। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसी तरह से न्यूरॉन या नर्व सेल जो है वो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। A neuron or nerve cell is the basic structural and functional unit of the nervous system. It is the longest cell in the body. Messages are received and transmitted to all parts of the body through neurons. The human brain is estimated to have about 100 billion neurons. तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो है वो किसी भी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि कोई भी नर्वस सिस्टम जब बन रही है, उस नर्वस सिस्टम को नर्व सेल या न्यूरॉन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर वो उसे खड़ा कर रहा है, उसे बना रहा है। और फंक्शनल इसलिए क्योंकि ऑल द नर्वस सिस्टम एक्चुअली जो मैसेजेस कन्वे हो रहा है और मैसेजेस जो ब्रेन या स्पाइनल तक पहुंच रही है, वहाँ से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रही है, ये एक्चुअली नर्व सेल या न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। बॉडी का सबसे लंबा सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। मैसेजेस रिसीव और ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करते हैं। और कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन में सिर्फ 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, यानी 100 अरब न्यूरॉन्स। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स: सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। जैसे कि यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इस न्यूरॉन में ये जो ऊपर की पार्ट है ये सेल बॉडी या साइटोन कहलाता है। यहाँ से एक लंबा एक रोप लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है जो ये एक्सॉन है, और फिर लास्ट में एक्सॉन एंडिंग्स या टर्मिनल्स, ये थर्ड पार्ट है। तो इस तरह से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: सेल बॉडी और साइटोन, axon and axon endings. Cell body called cyton contains the nucleus. Many short fibers called dendrons arise from the cell body. They further divide to form dendrites. Dendrites receive messages from other neurons. A single long fiber called axon extends from the other side of the cell body. It is covered by a sheath called myelin sheath. Axon is the most important part of the neuron. It carries messages from the cell body of one neuron to another. Messages travel along the nerve cells in the form of a wave of chemical disturbance called an impulse. So actually an impulse is like an electrical signal. So cell body or cyton contains a nucleus, and of course nucleus controls the cell. Nucleus किसी भी सेल में उसका मेन फंक्शन है कंट्रोलिंग द सेल। यहाँ देखा जाता है सेल बॉडी या साइटोन से शॉर्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं, जिसे कहा जाता है डेंड्रॉन्स। ये डेंड्रॉन्स फर्दर और ज़्यादा फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं, जिसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। एक्चुअली डेंड्राइट्स ही वो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो मैसेजेस
रिसीव करता है। सेल बॉडी या साइटोन से एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज करती है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। ये एक्सॉन कवर्ड है एक शीथ से, एक पर्टिकुलर इंसुलेटिंग कवर से, जिसे हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ यहां नहीं दिया गया है, इज अगेन कवर्ड बाय अ थिन लेयर known as न्यूरोलेमा और इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस शीथ। ये जगह जगह कंस्ट्रिक्टेड रहता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जगह जगह पर सिकुड़ा हुआ है। और ये जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, जो दो पर्टिकुलर पार्ट को अलग कर रहा है, ये पार्ट कहलाता है नोड ऑफ रैनवियर, NODE, नोड ऑफ रैनवियर। आर कैपिटल होगा, RANVIER, नोड ऑफ रैनवियर। और अल्टीमेटली ये एक्सॉन एंडिंग जो है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो टर्मिनल्स का काम करती हैं, और ये फिर दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी के साथ अटैच होगा और मैसेजेस को कन्वे करने के लिए एक्सॉन एंडिंग फिर वापस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मैसेज कन्वे करेगी, लेकिन in the form of impulse. So what is impulse? Impulse actually are chemical disturbances or electrical signals which are the messages in the form of chemical disturbance or electrical signals that travels from one neuron to another, and ultimately this impulse reaches the brain or spinal cord, where the brain or spinal cord interprets it and gives the reply again to neurons. Then those neurons carry the message in the form of impulse to the respective muscles or glands. So एक जगह ऐसा है कि मैसेजेस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं न्यूरॉन की मदद से, और फिर दूसरे तरफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस जो आए हैं उसे इंटरप्रेट करके उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या आंसर होगा, वो भी न्यूरॉन कैरी करती है और ले जाकर उसे मसल या ग्लैंड तक पहुंचाती है। सो टू एंड फ्रो मोशन है आपका, एक जगह जा रहा है मैसेज और एक बार आ रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में मैसेजेस ट्रैवल कर रहे हैं इम्पल्स के रूप में, विच आर केमिकल डिस्टर्बेंसेस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसा कि आपके घरों में वायर से इलेक्ट्रिक आती है और फिर आपका जो भी अपैरेटस है वो चलता है, और अगर आप फिजिक्स पढ़ें तो देखेंगे कि पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक सर्किट में मूव करते रहती है। यानी वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ रही है, वो एक तरफ से आती भी है और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से होते हुए फिर वो वापस जाती भी है। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट नाम दिया गया है, AC। इसमें टर्मिनल्स हमेशा रेगुलर पीरियड्स में ऑल्टरनेट करते रहते हैं। एनीवे, तो आपका यहाँ इम्पल्स भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जैसा ही यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैसेजेस को कन्वे करके न्यूरॉन्स जो हैं ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। सिनैप्स क्या चीज़ है? तो अभी अभी आप लोगों ने सुना कि न्यूरॉन जो है वो मैसेजेस को कन्वे करती है। तो एक न्यूरॉन जो है वो इतना लंबा तो नहीं होगा कि वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दे। सो एक्चुअली यहाँ पर एक न्यूरॉन मैसेजेस को दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करती है, दूसरा तीसरे को, इस तरह से वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। लेकिन जब भी मैसेजेस कन्वे होता है थ्रू नर्व सेल और न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जब वो मैसेज कन्वे करती है, वो मैसेज को दूसरे न्यूरॉन को देती है, तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। दे एक्चुअली डू नॉट टच ईच अदर, बट देयर इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। दिस गैप इज नोन एज सिनेप्स। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर दोनों के बीच में गैप है, सो हाउ द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। तो उसके लिए पढ़ते हैं
So neurons do not come in direct contact with each other. They communicate with one another via synapses, wherein the axon terminal of one neuron lies very close to the dendrites of another neuron. A synapse is a junction where communication between two neurons occur. So synapse actually is the gap which is between two neurons when the messages in the form of impulse are transmitted from one neuron to the other. Now, as it is not given in your book, so I need to explain it how the messages are transmitted. जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कन्वे करने जाती है, तो as there is a gap between the two neurons, how the message will move from one neuron to another. So in that case, a chemical, or you can say a chemical transmitter, which is actually in the form of a chemical substance known as neurotransmitter. And this neurotransmitter is acetylcholine, acetylcholine, acetylcholine. It is released by the axon endings of the neuron, which is transmitting the signal to the adjacent neuron, and the dendrites of the adjacent neuron will then be able to receive the signal between the gap, and once the signal is conveyed, then again this chemical is disintegrated, so that when the new impulse or signal will be transmitted, then again the particular gap will be filled up by the acetylcholine chemical or neurotransmitter released by the message giving neuron. यानी जब भी कोई एक न्यूरॉन मैसेज को दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेगा, तो जो न्यूरॉन मैसेज दे रहा है उसका एक्सॉन एंडिंग्स सिनेप्स में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम सेक्रेट करता है, जो कि केमिकल है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन, ACETYLCHOLINE, एसिटिलकोलिन। ये केमिकल ट्रांसमीटर रिलीज करती है, जिसके वजह से ये गैप फिलअप होता है और मैसेजेस जो है वो उस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है। जैसे ही मैसेज कन्वे हो जाता है, इसके बाद ये केमिकल डिसइंटीग्रेट कर जाती है। जैसे कि फिर दूसरा मैसेज जब आएगा तो वापस फिर से ये केमिकल सब्सटेंस फिर से रिलीज होगी और फिर इनके बीच एक गैप जो है वो फिलअप होगा और फिर से एक मैसेज कन्वे होगा। तो पर्टिकुलरली एक मैसेज कन्वे करने के बाद दूसरे मैसेज के पहले ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और फिर से दोबारा बनकर फिर एक मैसेज कन्वे करता है। यानी कोई भी मैसेज के लिए कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रह नहीं जाता। सो गैप जो है सिनेप्स वो हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। Nerve cells or neurons are joined end to end forming a nerve. A nerve consists of a cord-like structures with a number of nerve fibers bundled together like the strands of a telephone cable. तो नर्व सेल्स या नर्व न्यूरॉन्स जो है वो एंड टू एंड जब ज्वाइन होते हैं तो पर्टिकुलरली एक नर्व बनता है। नर्व जो है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा है, जैसा कि आप टेलीफोन के केबल में देख सकते हैं कि एक तार जो है वो लंबी सी वो उसे ज्वाइन करती है, जैसे कि आप मैसेजेस जो है वो पा सके, बात कर सकें। इसी तरह से
नर्व्स एंड टू एंड ज्वाइन होकर नर्व्स सेल्स जो है वो एंड टू एंड ज्वाइन होकर नर्व्स बनाते हैं। नर्व्स कितने तरह के हैं? तो नर्व्स अपने डायरेक्शन, जिस इम्पल्स का जो डायरेक्शन है ट्रांसमिट होने का, उसके आधार पर नर्व्स तीन तरह के हैं। एक है सेंसरी, एक है मोटर और एक है मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स मैसेजेस को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं सेंस ऑर्गन से। दैट इज दे ट्रांसमिट द मैसेजेस और इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन मोटर न्यूरॉन्स ठीक उल्टा काम करते हैं। दे कैरी द मैसेजेस which are in the form of responses, but that responses are also in the form of electrical signals from the brain or spinal cord to the muscles or glands, which will ultimately do the function. But along with sensory and motor, there is one special type of nerves which does the work of both. They are called mixed nerves or association nerves. So they do the function of both sensory as well as motor. We will discuss about the nerves more elaborately in our next video. Till then, read out the things which are made understand to you and try to grasp the knowledge. Thank you.